नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो उसका कैलकुलेशन ईपीएफओ द्वारा कैसे किया जाता है और कब और कितनी पेंशन जो है वो आपको मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन के कैलकुलेशन के संदर्भ में है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन के कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। जब कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है तो ईपीएफओ द्वारा उसकी ईपीएस 95 पेंशन का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से किया जाता है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो इन्हीं सभी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संगठित क्षेत्र में नौकरी करना एक आम बात है। कुछ लोग ज्यादा सैलरी के लिए नौकरी बदलते रहते हैं। नौकरी बदलते वक्त अक्सर कर्मचारियों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या मैं अपना पीएफ निकाल पाऊंगा या नए नियोक्ता को ट्रांसफर कर सकूंगा। आयकर नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने ईपीएफ में 5 साल का योगदान पूरा कर लिया है तो उसे पीएफ का पैसा निकालने पर कोई टैक्स चुकाना नहीं होगा। यदि अपने ईपीएफ में 5 साल का योगदान पूरा नहीं किया है तो अपने ईपीएफ को नए नियोक्ता को ट्रांसफर करना उचित होगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि जब कोई रिटायर हो जाता है तो उसके बाद ईपीएफओ द्वारा उसका पेंशन का कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मासिक पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है वो है पेंशन योग्य वेतन उसे गुना करना है पेंशन योग्य सेवा और उस होल टर्म को जो है वो 70 से डिवाइड कर देना है, यानी 70 से भाग देना है और जो भी आपका आंसर आएगा तो वो आपकी मंथली पेंशन बन जाएगी। ऐसे लोग जो 16 नवंबर 1995 के बाद नौकरी से जुड़े हैं, पेंशन भोगी वेतन की गणना ईपीएस की सदस्यता से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीने में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान लिए गए औसत मासिक वेतन के रूप में की जाती है। यह अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रति माह 15,000 रुपए तक सीमित है। तो जी हाँ दोस्तों, 15,000 रुपए के ऊपर जो है वो आपको ये जो प्रति माह औसत वेतन है तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगी। ईपीएस फंड में योगदान की अवधि के आधार पर एक योग्य सदस्य की पेंशन योग्य सेवा की गणना की जाती है। यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर रिटायर होता है और 20 वर्ष या उससे अधिक का समय पूरा कर लेता है तो उसे पेंशन सेवा के रूप में 2 साल बोनस मिलते हैं। जैसे एक सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने की तिथि पर 22 वर्षों के लिए अपने ईपीएस खाते में योगदान दिया है, उसकी पेंशन योग्य सेवा इस मामले में 24 वर्ष कंसिडर किए जाएगी और उसकी पेंशन के गणना जो है वो 22 साल प्लस 2 साल ऐसी किए जाएगी। उपरोक्त उदाहरण में यदि पिछले 5 वर्षों की सेवा में औसत मासिक वेतन 1 लाख रुपए था तो उसकी मासिक पेंशन 5,142 रुपए होगी। तो ये कैसे होगी तो उसे अभी हम जान लेते हैं। तो पेंशन योग्य वेतन जो है वो मैक्सिमम 15,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय उसे जो सर्विस है टोटल 24 साल तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं और इस होल टर्म को अगर हम 70 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा तो वो 5,142 रुपए आएगा। इतनी मासिक पेंशन जो है वो रिटायर होने के बाद ऐसे कर्मचारी को मिलेगी। इसलिए एक्सपर्ट ऐसी सलाह देते हैं कि नौकरी बदलते समय अपने ईपीएफ के पैसे को न निकाले। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन की गणना जो है वो ईपीएफओ द्वारा रिटायर्ड होने के बाद की जाती है, जिसमें यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो कि है पेंशन योग्य वेतन उसे गुना करना है पेंशन योग्य सेवा और उसे भाग देना है 70 से। ये जो पेंशन योग्य सेवा है तो वो यहाँ पर फ्लक्चुएट होती है। अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल से ज्यादा का योगदान दिया है तो उस केस में ऐसे कर्मचारी को 2 साल का बोनस दिया जाता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है जिसमें ये सर्विस जो है वो 22 साल बताई गई है, 22 साल बताने के बाद यहाँ पर 2 साल का बोनस दिया गया है, यानी टोटल सर्विस को 24 साल कंसिडर करके ये कर्मचारी की पेंशन जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। अगर यहाँ पर कर्मचारी द्वारा 20 साल पूरे नहीं किए जाते
पर यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा रहते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम का हकदार जो है वो कर्मचारी बनता है। अगर किसी कर्मचारी ने अपनी सेवाकाल के दरमियान 10 साल पूरे नहीं किए हैं तो ऐसे कर्मचारी को ईपीएस 95 पेंशन का लाभ नहीं मिलता। ईपीएस पेंशन का लाभ मिलने के लिए कर्मचारी को लगातार 10 साल का योगदान जो है वो अपनी ईपीएफ खाते में देना होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि ईपीएस 95 पेंशन जो है तो उसकी गणना किस तरह से की जाती है। एक आसान उदाहरण के जरिए हमने इसे जाना। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ और कर्मचारियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके कि ईपीएस 95 पेंशन का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। अगर कैलकुलेशन करने के बाद उनको लगता है कि रिटायर्ड होने के बाद जो है उन्हें कम पेंशन मिलती है तो और वो किसी दूसरी पेंशन स्कीम में भी पैसा जो है अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उनको ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के साथ जो अलग दूसरी पेंशन में वो इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी भी पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। इस तरह से वो जो है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो जी दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।